तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं लेकर आ चुका हूं एक और नई और धमाकेदार वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 3 तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच सिटी इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर द फर्स्ट टाइम टू द सोल्जर्स। जो राइट आंसर है दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो है दोस्तों 3D प्रिंटेड हाउस बेसिकली बनाया गया है और ये बनाया गया है बेसिकली अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नीलगिरी ताहेर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये जो स्पेलिंग है ये TAHE लिखी है मैंने, लेकिन ये होगी बेसिकली TAHR। तो इसको ई मैंने गलती से लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, माफ़ करिएगा। ई को हटा के आर कर लीजिएगा, TAHR। सो विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नीलगिरी ताहेर प्रोजेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत का सबसे पहला दोस्तों ताहेर नीलगिरी प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है वो आपका लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु राज्य कहाँ पर है भारत के अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों जो नीलगिरी ताहेर है ये बेसिकली एक जानवर का नाम है, एनिमल है। ये एक डियर की जैसा दिखता है। इसको अपन नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दोस्तों IUCN स्टेटस है यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, उसके अंदर ये एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आता है। यहाँ से दोस्तों UPSC बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करता है कि इस एनिमल का बेसिकली जो है IUCN स्टेटस क्या है, ये साइट्स की कौन सी लिस्ट में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, कौन से सेक्शन में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों हाल ही में चर्चा में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो नीलगिरी ताहेर है ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, एक बात। दूसरी चीज़ दोस्तों इसको नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये आता है, शेड्यूल 1 के अंदर ये आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, एंड इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर आउट सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द बिगेस्ट ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस धनु यात्रा स्टार्टेड रिसेंटली। ये जो दोस्तों प्रोग्राम है बेसिकली धनु यात्रा, ये एक ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस है और इसको शुरू किया गया है अभी हाल ही में ही ओडिशा राज्य के अंदर। सो रिमेंबर रखिएगा ओडिशा राज्य के अंदर बेसिकली इसको प्रोग्राम को बेसिकली स्टार्ट किया गया है, ओपन एयर थिएटर को परफॉर्मेंस को। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर अपन बहुत सारी दोस्तों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेंगे। रिसेंटली हु टुक ओवर एज अ CEO ऑफ फूड रेगुलेटर्स FSSAI। FSSAI के भी हाल ही में ही नए CEO कौन बनाए गए हैं, ये सवाल है। अब दोस्तों आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि CEO तो कौन है ये तो पता रखना ही है, लेकिन साथ साथ FSSAI क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस ईयर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ये जानना जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों FSSAI के भी हाल ही में ही जो CEO बनाए गए हैं वो है G कमलावर्धन राव। फिर से मैं इनका नेम रिपीट करता हूँ, G कमलावर्धन राव जी जो है बेसिकली FSSAI के नए CEO बनाए गए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें FSSAI के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 के अंदर। ध्यान रखिएगा FSSAI जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक एक्ट आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उसके अंदर जो है दोस्तों ये आपका क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली के अंदर, एंड जिस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दोस्तों इसके 7 की प्रोसेसेस है। 7 की प्रोसेसेस का मतलब ये हो गया कि इसके मोटे मोटे 7 काम हैं। सबसे पहला काम है दोस्तों इसका सेट स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। दूसरा काम है दोस्तों इसका डेवलप सेफ फूड प्रैक्टिसेस। तीसरा जो काम है दोस्तों वो है लाइसेंस फूड बिजनेसेस। फिर है एंश्योर
कॉम्प्लाइंस थ्रू इंस्पेक्शंस। अगला काम है दोस्तों टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड्स। अगला काम है ट्रेन एंड बिल्ड कैपेसिटी। एंड द लास्ट वन इज़ सिटीजन्स आउटरीच। तो दोस्तों ये इतने सारे काम जो है FSSAI बेसिकली करता है। काम तो आपको रिमेंबर रखने ही है दोस्तों, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर में काम करता है और 2006 के अंदर ही बेसिकली बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, तनु लोहसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिक्किम। तनु लोहसर फेस्टिवल जो है दोस्तों वो बेसिकली सिक्किम का एक फेस्टिवल है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी कमीशनड इन विच सिटी? दोस्तों बातें हो रही थी कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आएगी, बातें हो रही थी कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। खैर बातों का क्या है, बातों में तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन दोस्तों इंडिया की जो सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो बेसिकली कमीशन करी जाएगी आपकी कलकत्ता के अंदर। देखते हैं कब बन के तैयार होती है अंडर वाटर मेट्रो। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों आती है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों वो है बेसिकली बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा के बारे में अपन जो है इन्फॉर्मेशन गैदर आउट करेंगे। दोस्तों बिरसा मुंडा जी जो थे इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है दोस्तों झारखंड के अंदर, वहाँ पर ही जन्मे थे। अगर मैं इनके बारे में बताऊं दोस्तों ब्रीफ प्रोफाइल, तो इनको धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, यानी फादर ऑफ द अर्थ। ठीक है। बिरसा मुंडा इज़ नोन टू हैव मोबिलाइज द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैड ऑल्सो फोर्स द ऑफ कॉलोनियल ऑफिशियल्स टू इंट्रोड्यूस लॉज प्रोटेक्टिंग द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। दोस्तों यहाँ से पहला कीवर्ड आपको जो रिमेंबर रखना है वो रखना है कि इनको धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसको बेसिकली धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज बिरसा मुंडा। उसके बाद दोस्तों एक आया था बिरसाइत सेक्ट। हैविंग गेन्ड अवेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर एंड द एफर्ट्स ऑफ द मिशनरीज टू कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी, बिरसा स्टार्टेड द फेथ ऑफ बिरसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्यों है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों हुआ ये था बेसिकली कि ब्रिटिशर्स जो है ट्राइबल पीपल को कन्वर्ट करने शुरू कर दिए थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्यों कर दिए थे? क्योंकि ट्राइब्स जो थे अब वो अपने अपने अधिकार, अपने राइट्स की डिमांड करने लग गए थे। तो जब आप राइट्स की डिमांड करोगे इसका मतलब आप में बुद्धि है, आप में बुद्धि है इसका मतलब आप गुलाम नहीं बनोगे, और अगर आप गुलाम नहीं बनोगे तो आप आज़ाद हो, और आज़ाद वो अपने को करना नहीं चाहते थे। तो ऐसा हुआ दोस्तों। उसके बाद जो है इन्होंने एक बिरसाइत सेक्ट को शुरू किया। तो रिमेंबर रखिएगा कि जो बिरसाइत सेक्ट है वो बेसिकली बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया था दोस्तों। फिर आता है मुंडा रेबेलियन। मुंडा रेबेलियन के बारे में बताऊं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स। इट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा इन द साउथ ऑफ रांची इन 1899 से 1900। दोस्तों इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको जो है डिस्कस किए, इतने सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों मैंने आपको बताए बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड। तो रिमेंबर रखिएगा इन सारे के सारे पॉइंट्स को। दोस्तों आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट प्लेस है न्यूज़ है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों ये बेसिकली लोकेटेड है आपकी तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर और कर्नाटका के अंदर। और यहाँ है दोस्तों बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के एरिया के अंदर आती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और 3 स्टेट्स को कवर करती है, तमिलनाडु, केरला एंड द थर्ड वन इज़ कर्नाटका। दोस्तों ये है आज के हमारे प्रीलिम्स फैक्ट्स, एक नज़र में देख लेते हैं इनको भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग्स ऑफ द 7th वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। Amit Shah inaugurated the mega dairy project at Mandya, Karnataka. Government notifies 1-year scheme to give food grains to 81 crores people.
दोस्तों आज मैंने ऐसे सोचा तो कि कुछ नया करते हैं, इसलिए मैं दोस्तों आपके पास लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज़ जो है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आज अपन डिस्कस आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द स्कोप ऑफ द डीपीएसपी इज़ लिमिटलेस। आप सबको पता है डीपीएसपी जो है एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर दी एनफोर्सिबल बाय लॉ। उसके बाद दोस्तों, and it protects the rights of a citizen and the work at a macro level। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर अपन डीपीएसपी इसके बारे में बात करें, जिनकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो। यानी कि जो भी दोस्तों शुड वाले काम होते हैं ना, कि क्या क्या करना चाहिए, तो वो चाहिए वाला काम जो होता है वो दोस्तों डीपीएसपी के अंदर आता है। और जो भी काम चाहिए में होता है वो कंपलसरी नहीं होता करना। चाहिए मतलब करना चाहिए, करना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और जब कंपलसरी नहीं है तो वो एनफोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं है। और जब एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो आप उसको इतना एंटरटेन भी नहीं करते हैं। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं जैसा कनेक्ट करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। नाउ DPSP consists of all the ideals which the state should follow and keep in mind while formulating the policies and enacting laws for the country। Directive principles are affirmative directions है, यानी positive directions है। On the other hand, fundamental rights are negative और prohibitive in nature। भाई नॉर्मल सी बात है कि फंडामेंटल राइट्स आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव भी तो हो गया। फंडामेंटल राइट्स आपको ये बताते हैं क्या करना चाहिए, ये नहीं बताते कि क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। फंडामेंटल राइट्स ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, डीपीएसपी ये बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। द डीपीएसपी इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर मेरा डीपीएसपी हार्म हुआ है और आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, नहीं, दैट्स रॉन्ग। It is important to note that DPSP and fundamental rights go hand in hand। उसके बाद दोस्तों DPSP is not subordinate to fundamental rights। सो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और बहुत कम समय के अंदर दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करी और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सब बातें हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अच्छा लगेगा, हमारी टीम को अच्छा लगेगा, हमारे कंटेंट को अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं कल। जय हिंद।